বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলের সমর্থনে ঐতিহাসিক রোড শো করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী সহ প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ, বর্তমান রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সাংসদ অর্জুন সিং, বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারি, কৃষ্ণেন্দু মুখার্জি সহ বিভিন্ন বিধানসভার বিধায়কগণ। রোড শোতে ঢাকঢোল বাজিয়ে ছৌ নাচের মধ্য দিয়ে প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পলকে সঙ্গে নিয়ে রোড শো করেন, যেখানে কর্মী সমর্থকদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছিল দেখার মতো। बीजेपी की तरफ से हम लोग आज अपना प्रचार किए, लोगों से अपील किए कि वो भाजपा को वोट दे बिना डरे, क्योंकि इस बार पैरामिलिट्री फोर्स है। इस बार म्यूनसिपल इलेक्शन जैसा उनके साथ नहीं होगा तो उन्हें वोट देने नहीं मिलेगा, जिससे वो निडर होकर वोट देने जरूर जाए। इस प्रचार में स्थानीय लोग से क्या प्रभाव मिल रहा है? स्थानीय लोगों को पूरी उम्मीद है कि भाजपा आएगी, उनकी तकलीफें दूर होगी, उन्हें कुशासन से सुशासन की सरकार मिलेगी। आगामी 12 प्रचार करते अपने साथ हमारी भाजपा की सेक्रेटरी श्रीमती प्रियंका टिब्रेवाल जी आई थी हमारे साथ, और लोगों से उन्होंने अपील की निडर होकर वो अपना वोट दें। এই সমর্থন র্যালি কোন কোন জায়গাগুলো ঘুরলো রানীগঞ্জ শহরে? ये समर्थन रैली हमारी बड़ा बाजार, सीआर रोड, बंस प्लॉट, तिलक रोड से में हमने प्रचार किया। नेताजी मोड़ में लास्ट हमने नेताजी में माला अर्पण करके अपनी रैली खत्म की। आपका नाम पर सुनीता क्या আসানসোলে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন বিজেপির প্রবীণ নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ। कल मैं आसनसोल घूम रहा था, देश का कोयला खान मंत्री भी रहा हूँ ना, तो आता रहा हूँ। ये जो फैक्ट्रियाँ यहाँ बंद दिखाई पड़ रही हैं, ग्लास फैक्ट्री वगैरह, ये तो उस समय चलती थी। आपको याद करिए कि यहाँ के कल्चर को आपने कैसा डेवलप किया है। कई पुरानी फैक्ट्रियों को रिवाइव करके नया करने की बात भी होती है। आज आप देखिए भारत का मैन्युफैक्चरिंग कितना बढ़ा है। मैं एक एग्जांपल दूं, मैं आईटी इलेक्ट्रॉनिक मंत्री था, 14 में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी। आज देश में 270 मोबाइल फैक्ट्री। जो आपके यहाँ इतना मोबाइल चल रहा है ना, एप्पल फैक्ट्री इंडिया में आ गई है, बनती है। तो आज देश का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है। भारत का ट्रेड $400 बिलियन हुआ है, हाईएस्ट इवन ड्यूरिंग कोरोना। इसको इस रूप में देखना चाहिए। स्वाभाविक है, अगर कोई पुरानी इंडस्ट्री बंद हुई है तो नई इंडस्ट्री आएगी। जहां तक आपने माइनिंग की बात किया, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा। यहाँ के माइनिंग सेक्टर को रिवाइव करने तो बहुत कुछ प्राइवेट सेक्टर को लाया जा रहा है। अगर आपने नया माइनिंग कानून देखा होगा तो उसमें ऑक्शन में प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दिया गया है। हाँ, तो और मैं आपसे एक बात कहूँ बहुत विनम्रता से, यहाँ जो कारखाने बंद हुए हैं उसमें 37 साल के सीपीएम राज और 15 साल के टीएमसी राज की भूमिका नहीं है क्या? समझना चाहिए। चलिए बताना चाहता हूँ, और अच्छा है ये सवाल उठाए। अभी भारत में क्रूड पैदा नहीं होता, क्रूड ऑयल, तो मैं इसको थोड़ा विस्तार से आपको बताना चाहता हूँ। तो हमें बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है और हम उसको प्रोसेस करते हैं। अभी याद करिए, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड और यूरोप के अधिकांश देश में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का दाम बढ़ा है 50% से अधिक। अगेन मार्क माय वर्ड, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, कई यूरोपीय देशों में 50% से अधिक बढ़ा है। भारत में कितना बढ़ा है? 5% बढ़ा है, मैं स्वीकारूंगा। लेकिन इसको कभी नहीं भूलिए कि पहले 3 साल में हम लोगों ने जब मार्केट कंडीशन ठीक थी
तो लगभग 12 बार पेट्रोलियम प्राइस कम भी हुआ है। सिचुएशन बेटर होगी, कम होगा, लेकिन हम कभी जनता के सामने सच्चाई को छुपाते नहीं हैं, ये मैं आपसे कहना। लेकिन अब आप इसका पॉजिटिव देखिए कि तमाम दिक्कतों के बावजूद भारत का मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। हमने देश के 80 करोड़ लोगों को कोरोना काल में अभी तक 3 लाख करोड़ का खाना खिलाया है, ये भी देख रहे हैं। और याद करिए, ये सब कुछ जानते हैं जो पार्टी के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। कौन मंत्री रहेगा नहीं रहेगा, यह अधिकार प्रधानमंत्री का है, उसका सम्मान होना चाहिए। मैं 7 साल मंत्री था, कोई दिक्कत, देश का विकास का काम किया। अगर नए को अवसर दे तो वो भी ठीक है, इसका ये तो मतलब नहीं है ना। पार्टी में संकल्प और समर्पण के साथ रहना चाहिए। इसीलिए मैं फिर कहूंगा, जो मैंने आरंभ में कहा था कि यहाँ चुनाव बड़ी विचित्र परिस्थिति में हो रहा है। जो यहाँ एमपी थे वो मंत्री नहीं रहे तो चले गए दूसरी पार्टी में, और जो पटना साहब बीजेपी के 22 साल एमपी थे वो हार करके यहाँ चले आए। तो ये बात मैंने जनता को एक आईना दिखाया है। बाबूजी के लिए कोई संदेश? कि मैंने अभी तक टीएमसी का नाम लिया क्या, तो आप मुझे अपने उस स्तर के साथ रहेंगे। थैंक यू, नमस्कार। की बेटी है, वो बंगाल की बेटी है, हमारे महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, बहुत हिम्मत से विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो भी जीती हैं, और आज पार्टी के लिए हिम्मत से खड़ी हैं। इसलिए पार्टी ने उनको सम्मान के साथ लोकसभा के इस उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मैं आसनसोल की जनता से अपील करूंगा कि आसनसोल की बहुत ही समर्पित बेटी जो राष्ट्रवाद और भाजपा और मोदी जी के साथ खड़ी रहती है, उसको अपना आशीर्वाद दें, ये मुझे कहना है। एक अंतिम बात, मैं कल से यहाँ प्रचार कर रहा हूँ, कई जगह गया था। जो यहाँ पर म्युनिसिपल इलेक्शंस में जो खुराफात हुआ, लोगों ने बहुत शिकायत की है। तो मैं ममता जी से एक बात कहूंगा, ममता जी, जनता को ईमानदारी से वोट दे दिया जाए। हाँ? ये क्या ईमानदार वोट से टीएमसी घबराती है क्या? ये बड़े सवाल है। और इस ट्रैक रिकॉर्ड में हम भी अपील करेंगे कि सीआरपीएफ को हर बूथ को मैनेज करना चाहिए। चुनाव आयोग इस बात की पूरी चिंता करे, जो हो रहा है बंगाल में, आप सभी अनुभवी पत्रकार हैं, जानते हैं। तो यहां पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए बड़ी संख्या में हर बूथ पर सीआरपीएफ को तैनात किया जाए। इलेक्शन कमीशन उसको मॉनिटर करे, क्योंकि एक बार चुनाव घोषणा हो जाती है तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो करना काम है चुनाव आयोग का। आसनसोल के विकास के लिए हमारी सरकार ने बहुत काम किया है, केंद्र सरकार ने आगे भी करेगी। अब मैं आऊँगा कि अपनी लोकप्रिय उम्मीदवार अपना एजेंडा आपके सामने रखेंगे, फिर जो आपके सवाल होंगे उसका मैं उत्तर दूंगा। मैं फिर आपसे क्षमा चाहूँगा, आपको कुछ देर वेट करना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बोलना है ना, अभी क्या हुआ बीरगंज में तोलाबाजी में? अब तो 2 ग्रुप ही लड़ रहे हैं ना, सॉरी बीरभूम में, क्षमा करेंगे, बीरभूम में कोर्ट को स्वयं नोटिस देना पड़ा ना। इसके 2 कारण जान लीजिए आप। मैं पेशे से सीनियर एडवोकेट भी हूं सुप्रीम कोर्ट में, और पत्रकार लोग एक परिचय मेरा और भी जानते होंगे कि मैं रामलला का भी वकील रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जब अयोध्या का फैसला हुआ था, और देश का कानून मंत्री रहा हूं। आज मैं एक विषय बंगाल में उठाना चाहता हूं, और आसनसोल में भी। क्या बंगाल की पुलिस के ईमानदार इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठ रहे हैं, इसलिए जनता जाती है हाईकोर्ट में कि ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो ममता जी ने कैसे ही अपनी पुलिस सरकार बना रखी है। निर्दोष लोग कब तक मारे जाएंगे और कितने मारे जाएंगे? इसलिए यहां पर आसनसोल में यहां की पुलिस और यहां का प्रशासन भी टेस्ट पर है कि वो ईमानदारी से वोट होने देगा कि नहीं। हम उम्मीद करेंगे चुनाव आयोग इसकी चिंता करेगा, क्योंकि जनता यहां अग्नि मीणा जी को हमारी उम्मीदवार को वोट देने के तैयार बैठी, मैं देख रहा हूं बिल्कुल। और बहुत हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार
प्रभावी मतों से जीतेंगे। मैं आपसे कहता हूं। जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता है ना, ये तो बहुत पुरानी बात आप बोल रहे हैं विधानसभा के चुनाव की। कल ही उन्होंने ये सवाल उठाया। ये सवाल वो पहले से उठा रहे हैं, उसका जवाब दिया गया है कि वहां की परिस्थिति क्या थी और कैसा अटैक हुआ था। वो देश के टीवी ने दिखाया, हम लोगों ने भी देखा है, उसकी चर्चा छोड़ दी। और अगर किसी को शिकायत थी तो हाईकोर्ट चले जाते हैं। लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, अगर सीबीआई की इंक्वायरी को बात करते हैं तो क्या ममता सरकार ने केंद्रीय सरकार से अपील की थी कि आप इसको सीबीआई से इंक्वायरी कराइए? वो तो आकर के सीआरपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? देखिए, भारत के कानून के अंतर्गत सीबीआई की इंक्वायरी कैसे होती है, या तो प्रदेश सरकार कहे या हाईकोर्ट कहे। मणिपुर में जहां पर इतना अलगाववाद था वहां जिताया और गोवा में जिताया। तो उनके कहने से कुछ नहीं होगा, जनता तय करती है। और लोकशाही का एक और कर्तव्य है कि आप अपनी पार्टी पर भी तो खड़े रहिए। अब वो ने पार्टी क्यों छोड़ी, इस पर बहुत चर्चा है, छोड़िए इस बात को, समझे आप? हाँ, इसके साथ एक और सवाल है। मंत्री पद का जो होता है ना, आकर्षण बहुत बड़ा होता है। जीएसटी पर आप देखिए, आज भारत में जीएसटी कलेक्शन 1,42,000 करोड़ हुआ है। आज बीच बीच में जैसे कारण भ्रष्टाचार होता था, सब कुछ डिजिटल है, लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। नोटबंदी से भी बहुत देश के टैक्स कलेक्शन काफी आगे बढ़ा है। तो इसलिए अब इसकी बात को हम क्या कहें, वो जस्टिफाई। लेकिन पटना 10 साल सांसद, बीजेपी एक बार हारे कांग्रेस से, अब आसनसोल क्यों आ गए भाई? और आसनसोल में कब तक रहेंगे, ये सवाल तो है ना। इसका जवाब देना। ईवीएम कब से है देश में? कब से है? 98 से। तो 2009 में वो जीते तो ईवीएम ठीक था। 2014 में पटना से जीते, ईवीएम ठीक था। अभी जो आम आदमी पार्टी जीती है पंजाब में, तो ईवीएम ठीक है। 2012 में अखिलेश यादव जीते तो ईवीएम ठीक है। और जिस नई पार्टी में वो गए हैं, वो पार्टी जो अभी जीती है बंगाल में, तो ईवीएम ठीक है। ये कौन सा तर्क है भाई? ये क्षमा करें, अगर उन्होंने कहा है तो पटना साहब की जनता के साथ वो बहुत ही शर्मनाक टिप्पणी कर रहे हैं कि पटना साहब की जनता ईमानदारी से वोट नहीं करती। और वहां के सांसद के रूप में मैं उनकी इस टिप्पणी का बहुत जबरदस्त रूप से प्रतिवाद करता हूं। I strongly condemn this comment of it. It is irresponsible to say the least. हमेशा हर जगह होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता एक ही होती है। देखिए, आप लोग एक बात समझिए इस बात को, ये देश का चुनाव अब बहुत दूसरे दौर में जा रहा है। विकास की ओर, राष्ट्रवाद की ओर, राष्ट्रीय सुरक्षा की ओर। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आसनसोल की जनता बीजेपी के साथ रही है और इस बार भी हमारे उम्मीदवार को जिताएगी और भाजपा को जिताएगी। बहुत बहुत बोलना है ना। अभी क्या हुआ बीरगंज में? तोलाबाजी में अब तो 2 ग्रुप ही लड़ रहे हैं ना। सॉरी, बीरभूम में, क्षमा करेंगे, बीरभूम में कोर्ट को स्वयं नोटिस देना पड़ा ना। इसके 2 कारण जान लीजिए आप। मैं पेशे से सीनियर एडवोकेट भी हूं सुप्रीम कोर्ट में, और पत्रकार लोग एक परिचय मेरा और भी जानते होंगे कि मैं रामलला का भी वकील रहा हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जब अयोध्या का फैसला हुआ था, और देश का कानून मंत्री रहा हूं। आज मैं एक विषय बंगाल में उठाना चाहता हूं और आसनसोल में भी। क्या बंगाल की पुलिस के ईमानदार इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठ रहे हैं। इसलिए जनता जाती है हाईकोर्ट में कि ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा। तो ममता जी ने कैसे ही अपनी पुलिस सरकार बना रखी है। निर्दोष लोग कब तक मारे जाएंगे और कितने मारे जाएंगे। इसलिए यहां पर आसनसोल में यहां की पुलिस और यहां का प्रशासन भी टेस्ट पर है कि वो ईमानदारी से वोट होने देगा कि नहीं। हम उम्मीद करेंगे चुनाव आयोग इसकी चिंता करेगा, क्योंकि जनता यहां अग्नि मीना जी को हमारी उम्मीदवार को वोट देने के तैयार बैठी, मैं देख रहा हूं बिल्कुल। और बहुत हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार प्रभावी मतों से जीतेंगे। जवाब देने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता है ना, ये तो बहुत पुरानी बात आप बोल रहे हैं विधानसभा के चुनाव की। कल ही उन्होंने ये सवाल उठाया।
ये सवाल वो पहले से उठा रहे हैं। उसका जवाब दिया गया है कि वहां की परिस्थिति क्या थी और कैसा अटैक हुआ था। वो देश के टीवी ने दिखाया, हम लोगों ने भी देखा है, तो चर्चा छोड़ दी। और अगर किसी को शिकायत थी तो हाईकोर्ट चले जाते हैं। लेकिन आपके सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूं, अगर सीबीआई की इंक्वायरी को बात करते हैं तो क्या ममता सरकार ने केंद्रीय सरकार से अपील की थी कि आप इसको सीबीआई से इंक्वायरी कराइए? वो तो आकर के सीआरपी के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। तो दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? देखिए, भारत के कानून के अंतर्गत सीबीआई की इंक्वायरी कैसे होती है? या तो प्रदेश सरकार कहे या हाईकोर्ट कहे। कार्रवाई किया है और दोनों इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया, इंक्वायरी ऑर्डर कर दिया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग आसनसोल के विषय पर ही रखें। ये सारी बातें संसद में उठाई गई हैं, जवाब दिया गया है। मैं आपको एक काउंटर करता हूं। मोदी जी की सरकार देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपया हर 3 महीने में देती है ना। कोरोना में भी हम लोगों ने, मोदी जी की सरकार ने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया। लेकिन लिस्ट कौन बनाता है किसानों की? प्रदेश बनाता है। 3-4 साल तक बंगाल का लिस्ट गया था क्या? अब जाकर के मैंने लेटेस्ट मालूम किया, दिल्ली से आने के पहले, तो लगभग 41 लाख रुपया यहाँ के किसानों को मिल रहा है, सीधा उनके बैंक में ट्रांसफर हो रहा है। तो एक तरफ आप शिकायत करते हैं कि पैसा मिलता नहीं है, और दूसरी तरफ किसानों का पैसा जो मोदी सरकार देती है। अभी अग्निमित्रा जी ने पूरा अपना एजेंडा बताया। मुझे बताया गया है कि आसनसोल को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है, उसका प्रस्ताव भेजा गया क्या? ये तो मैं कहना चाहता हूँ आपसे। ये जो हर घर नल की बात है, तो मुझे यहाँ बताया गया है कि कुल्टी में वो काम जो हुआ है, ये फ्री होना है, उसमें क्या क्या शिकायत आई है। तो कहने को तो बहुत है, लेकिन जहाँ तक सवाल है, सिर्फ आसनसोल की बात आप ले लें तो यहाँ एम्प्लॉयज इंश्योरेंस का हॉस्पिटल है, नेशनल हाईवे की मरम्मत है, ओवर ब्रिज का काम है, और बाकी काम करेंगे, खुलकर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और उन्होंने अपनी बात जो कही है उसमें वो भी प्रयास करेंगे, हम लोग भी लगेंगे। मोटी बात यह है कि विकास का नियत ईमानदार होना चाहिए। चुनाव से पहले हमने, मोदी जी ने क्या कहा था, 1 नेशन 1 इलेक्शन। अभी आप देखिए 4 जगह हुआ। अब कुछ दिन बाद कहाँ है? गुजरात में है, उसके बाद कहाँ है? कर्नाटका में है, उसके बाद कहाँ है? तो राजस्थान में है, तो मध्य प्रदेश में है, तो छत्तीसगढ़ में है, और उसके बाद कहाँ है? 24 में लोकसभा का चुनाव है। तो ये तो कहीं म्युनिसिपल का चुनाव होता रहता है। तो चुनाव तो होते ही रहते हैं, लेकिन कई बार काश भारत में तेल खूब पैदा होता। कोयला तो खूब है, तेल नहीं है, उसकी भी कोशिश हो रही है। इसीलिए आपने देखा होगा कि आजकल विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसको बहुत प्रमोट किया जा रहा है। बंगाल के विरोधी पार्टी, इस पर हम तो कुछ नहीं कहेंगे, उनका दावा है। देखो, तंत्र में दावा को जनता तय करती है। हाँ, वाराणसी में खेला होने की बात कही गई थी ना। हाँ, इनकी उपस्थिति में अखिलेश जी ने क्या कहा था? मैं भी खेलूंगा। अच्छी बात। आपकी क्या उम्मीद है? जनता ने खेला। देखिए, ऐसा है, पहले इस बात को वो तो सरकार का निर्णय करेगी या नहीं करेगी। ये क्यों डिमांड होती है, इस बात को समझें। अब तो आपके कांग्रेस के नेता जो है हमारे अधीर बाबू, वो डिमांड कर रहे हैं कहीं हमारे लोग भी मारे जाते हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि जो कांग्रेस पार्टी ने रूल किया है, और जो अलायंस की बात होती है ना, ममता जी कहती हैं कि सब पार्टियां एक हो जाओ, राहुल गांधी भी कहते हैं ना, कल ही कहा है कि बीजेपी को हराने के लिए सब पार्टी एक हो जाओ। उनकी पार्टी के नेता कहते हैं 355 लगाओ। बंगाल के प्रशासन का खौफ का माहौल है, ये खत्म होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन, थैंक यू। 19 में भाजपा छोड़ी, कांग्रेस ज्वाइन किया, फिर कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आए। तो आसनसोल के लोगों से मैं ये जरूर अपील करना चाहूंगा कि क्या गारंटी है कि टीएमसी के उम्मीदवार 24 तक टीएमसी में रहेंगे। अगर 3 साल में 3 पार्टी, तो आगे फिर रास्ता खुला है। ये चुनाव लोकसभा का चुनाव है। ये चुनाव देश को आगे बढ़ाने में विश्वास पैदा करने वाला चुनाव। आसनसोल की जनता से मुझे दूसरी बात यह कहनी है, इस चुनाव से
न नरेंद्र मोदी की सरकार पर कोई फर्क पड़ने वाला है, न ही इस चुनाव से तृणमूल कांग्रेस की दिल्ली में सरकार बनने वाली है। आपको मालूम है विधानसभा में चुनाव जीतकर उनकी सरकार है, मोदी जी की सरकार उनकी अगुवाई में दोबारा जीती है पूर्ण बहुमत। और अभी 4 प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, वहां जबरदस्त जीते हैं। यूपी में ममता जी गई थी प्रचार करने के लिए, खेला हो बे काशी में बोला था, वहां लोगों ने खेला किया है। आसनसोल की जनता से मैं अपील करूंगा कि नरेंद्र मोदी के साथ एकता के लिए, संकल्प के लिए, विकास के लिए वो खड़े हों। I would appeal to my friends and voters of Asansol to stand with Narendra Modi ji, the BJP. और एक बात मैं अवश्य कहूंगा, बाकी विकास की बात तो होती रहती है, आलोचना होती रहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार कैसा काम करती है देश हित में। अभी जो 22,000 भारत के बच्चे जो यूक्रेन में फंसे थे, जिस तरह से उनको रेस्क्यू किया गया, भारत एकमात्र देश था यूक्रेन में, दुनिया के कई बच्चे पढ़ते हैं देशों के, लेकिन सिर्फ भारत ने अपने देश के बच्चों को निकाला। और मोदी जी की अपील पर दोनों लड़ाई रोकी कि भारत के बच्चों को निकाला जाए। बंगाल के बच्चे थे, बिहार के थे, यूपी के थे, साउथ इंडिया के थे। भारत ही नहीं, बांग्लादेश के बच्चों को भी रेस्क्यू किया, नेपाल के बच्चों को रेस्क्यू किया, श्रीलंका के बच्चों को रेस्क्यू किया और पाकिस्तान की एक बेटी को भी रेस्क्यू किया। तो ये भारत की एक छवि है। मैं अपनी उम्मीदवार के बारे में एक जरूर बात थैंक यू सर, रखो इसको पकड़ लो। थोड़ा सा हाथ हटा लेना, हम लोग को फोटो मार लेते थे, उसके बाद जो मोबाइल आ जाए तो साइलेंट कर दो। हम लोग के बीच उपस्थित है भारत सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री, सीनियर बीजेपी के नेता, सांसद माननीय रविशंकर प्रसाद जी, जिला की महामंत्री आशा दी, जिला के सचिव चंद्रशेखर दा। मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हम लोग के प्रधान नेता माननीय रविशंकर जी से अपना वक्तव्य। ठीक है, चंद्रशेखर दा के ऊपर जिला के उत्तर दिए। आशा दी के उत्तर दिए। चले हो गया, शुरू करें। हेलो, चले। God bless you. মধ্যে এসেছেন, আমি তাকে ধন্যবাদ জানাতে চাই যে অত্যন্ত ব্যস্ত সময় থেকে বের করে এনে উনি আজকে আমার প্রচারে, আমাদের পার্টির প্রচারে উনি অনেকটা সময় দিয়েছেন। আজকে এখানে মঞ্চে রয়েছেন আমাদের জেলার পদাধিকারী এবং আমার সামনে রয়েছেন আপনারা, মিডিয়ার, সংবাদ মাধ্যমের সমস্ত দাদা, দিদিরা, বোনেরা। এতদিন ধরে আপনারা আমার পাশেই ছিলেন, আগামী দিনেও থাকবেন আমার এই বিশ্বাস। আজকে একটা খুব ভালো কিছু খবর নিয়ে আপনাদের সামনে এসেছি। আমি সাংসদ হচ্ছি এবং সংসদ হওয়ার পরে আমি কি কি কাজ আসানসোলের মানুষের জন্য করব, 8টা কাজ, আরও অনেক কাজই করব, মেন 8টা কাজ আপনাদের সামনে তুলে ধরতে চাই। 1 নম্বর কাজ, কেন্দ্র সরকার থেকে আসানসোলের জন্য একটি কম্প্রিহেন্সিভ মাস্টার প্ল্যান, যেটা বহুদিন ধরে আমরা করার চেষ্টা করছি, সেটা আমি করিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করব। 2 নম্বর, আমাদের যারা কন্ট্রাকচুয়াল এবং ক্যাজুয়াল ওয়ার্কার, যারা ইসিএল, সেল মানে আইএসপি, বার্নপুর অ্যান্ড কুলটিতে যারা কাজ করছেন, তাদের জব সিকিউরিটির জন্য যা যা করা দরকার কেন্দ্র সরকারের কাছ থেকে আমি সেটা করব।
তৃতীয় বিষয়, আজকে বহু মানুষ তাদের নিজের জমি নেই বলে তারা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পাচ্ছে না। এই রকম গরিব মানুষ যাদের নিজেদের জমি নেই এবং তারা রয়েছেন ইসিএল, সেল বা রেলওয়ের জমিতে, তারা যাতে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার বাড়ি পান, সেই জন্য আমি কেন্দ্র সরকার থেকে এনওসি নিয়ে আসবো যাতে তারা বাড়ি বানাতে পারে। 4 নম্বর বিন্দু, দামোদর নদী আমাদের এই কনস্টিটিউয়েন্সির কেন্দ্রস্থল। বর্ষাকালে আমরা দেখেছি বন্যা হচ্ছে, আর গরমকালে খরা, নদীতে জল থাকছে না। সুতরাং দামোদরে যাতে খুব শীঘ্রই ড্রেজিংয়ের ব্যবস্থা করা হয়, যাতে এই বন্যা বা খরা দুটোই যাতে আমাদের সম্মুখীন না হতে হয়, আমি সেই ব্যবস্থা করব। আমাদের আসানসোলে যে ট্রাফিক জ্যাম হচ্ছে বেশ কয়েক বছর ধরে, স্পেশালি রানীগঞ্জ, আসানসোল এবং বরাকর, বহুবার বলা সত্ত্বেও আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরেও তারা প্রতিশ্রুতি রাখেননি। ব্রিজ হওয়ার কথা ছিল, ব্রিজ হয়নি। কিন্তু কেন্দ্র সরকার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে যে সাংসদ হলে অবশ্যই এই 3টে জায়গাতে ব্রিজের ব্যবস্থা করা হবে, মানে ফ্লাইওভারের ব্যবস্থা করা হবে। আমি চেষ্টা করব 6 নম্বর পয়েন্ট, আমাদের সেন্ট্রাল হসপিটাল কাল্লা বা ইসকোর হাসপাতাল বার্নপুরে একটি মেডিকেল কলেজ খোলার। 7 নম্বর বিন্দু, আমাদের আবার খুব কাছের জায়গা, প্রাণের খুব, মনের খুব কাছের লোকো গ্রাউন্ড স্টেডিয়াম, ইস্টার্ন রেলওয়ে যেটিকে ওন করে, সেটিকে একটি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের স্টেডিয়াম করার সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং শেষ বিন্দু, আবার এই লাস্ট 1 বছর ধরে বিধায়িকা হবার পর থেকে বারবার চিঠি লিখেছি, বারবার আন্দোলন করেছি যে বাঁকুড়া এবং আমার অ্যাসেম্বলি বার্নপুরের মধ্যে দামোদরের ওপরে একটি ব্রিজ হোক। এই বৃষ্টি হলে শুধু এই দুটো বিধানসভার মানুষই যে উপকৃত হবে তা নয়, এই পুরো পশ্চিম বর্ধমান, ওইদিকে বাঁকুড়া, ওইদিকে পুরুলিয়া, ওইদিকে ঝাড়খণ্ড, সমস্ত মানুষ উপকৃত হবে। আমরা দেখেছি বর্ষাকালে ছোট ছোট ডিঙিতে মোটরসাইকেল, স্টুডেন্ট, পেশেন্ট, ভেন্ডার, তারা কিভাবে প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে এপার ওপার করে। তাই আমাদের শেষ বিন্দু এবং প্রতিশ্রুতি যে সাংসদ হচ্ছি এবং সাংসদ হওয়ার পর দামোদরের ওপর আমাদের ব্রিজ তৈরি হবে। আমার এই কথাগুলিই বলার ছিল। ধন্যবাদ। रविशंकर जी, मैं सबसे पहले आपसे क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा आपको बैठना पड़ा, लेकिन हमारी उम्मीदवार और हम दोनों को साथ आना था, स्वाभाविक है, इतना बड़ा क्षेत्र है, वो प्रचार कर रही थी, हमने कहा नहीं मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, आप आओ। मित्रों, कुछ मैं मोटी बातें आपके सामने रखूँगा, फिर जो आपके सवाल होंगे वो आपका जवाब दूंगा, और मेरे बाद हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार अपनी कुछ बात कहेंगे, फिर हम लोग दोनों मिलकर आपके सवालों का जवाब देंगे। मेरा परिचय आपने सुना, मैं देश का कानून मंत्री रहा हूँ, आईटी मंत्री रहा हूँ, अटल जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो, और पटना साहिब लोकसभा का एमपी भी हूँ, जहाँ से तृणमूल के वर्तमान उम्मीदवार को मैंने लगभग 2,85,000 वोट से हराया। मैंने अपने पटना के चुनाव में भी तृणमूल के उम्मीदवार का नाम नहीं लिया और यहां भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। आसनसोल का चुनाव थोड़े यूनिक सिचुएशन में हो रहा है। जो बीजेपी के 2 बार जीते हुए उम्मीदवार थे वो टीएमसी में चले गए, तो वो नहीं है तो मैं उनसे कोई बात नहीं करूंगा, और जिनको मैंने पटना साहिब में हराया वो आसनसोल में लड़ने आ गए हैं।
उनकी बात जरूर करूंगा क्योंकि वो उम्मीदवार हैं। टीएमसी के उम्मीदवार को मैं चाहता हूं आसनसोल की जनता ये जाने, बीजेपी ने 22 साल एमपी बनाया, 2 टर्म्स राज्यसभा, 6 ईयर ईच, 12 साल, और 2 टर्म्स लोकसभा, 10 साल, 22 साल। अटल जी की सरकार में वो मंत्री भी रहे कुछ समय के लिए। 22 साल बाद उन्होंने भाजपा 19 में स्वयं छोड़ दिया। आलोचना किया मोदी जी की बहुत ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, आपको मालूम है, और वो कांग्रेस से लड़े पटना साहिब से, जहां मेरे हाथों पराजित हुए, और उनकी पत्नी समाजवादी पार्टी के टिकट पर लखनऊ में राजनाथ जी के खिलाफ लड़ी, वो भी पराजित हो गए। फिर बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो पटना की बांकीपुर सीट से उनके बेटे चुनाव लड़े, वो भी बीजेपी के उम्मीदवार से 40,000 वोट से हार गए। अब वो यहां आए हैं लड़ने के लिए। किसी को भी लड़ने का अधिकार, कार्रवाई किया है और दोनों इंस्पेक्टर को सस्पेंड भी कर दिया, इंक्वायरी ऑर्डर कर दिए हैं। ठीक है, चलिए आज हम लोग आसनसोल के विषय पर रखें। ये सारी बातें संसद में उठाई गई हैं, जवाब दिया गया है। मैं आपको एक काउंटर करता हूं। मोदी जी की सरकार देश के लगभग 10 करोड़ किसानों को 2-2 हजार रुपया हर 3 महीने में देती है ना। कोरोना में भी हम लोगों ने, मोदी जी की सरकार ने लगभग 1.25 लाख करोड़ रुपया दिया। लेकिन लिस्ट कौन बनाता है किसानों की? प्रदेश बनाता है। 3-4 साल तक बंगाल का लिस्ट गया था क्या? अब जाकर के मैंने लेटेस्ट मालूम किया, दिल्ली से आने के पहले, तो लगभग 41 लाख रुपया यहाँ के किसानों को मिल रहा है, सीधा उनके बैंक में ट्रांसफर हो रहा है। तो एक तरफ आप शिकायत करते हैं कि पैसा मिलता नहीं है, और दूसरी तरफ किसानों का पैसा जो मोदी सरकार देती है। अभी अग्निमित्रा जी ने पूरा अपना एजेंडा बताया। मुझे बताया गया है कि आसनसोल को स्मार्ट सिटी बनाने की योजना है, उसका प्रस्ताव भेजा गया क्या? ये तो मैं कहना चाहता हूं आपसे। ये जो हर घर नल की बात है, तो मुझे यहाँ बताया गया है कि कुल्टी में वो काम जो हुआ है, ये फ्री होना है, उसमें क्या क्या शिकायत आई है। तो कहने को तो बहुत है, लेकिन जहां तक सवाल है, सिर्फ आसनसोल की बात आप ले लें तो यहाँ एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस का हॉस्पिटल है, नेशनल हाईवे की मरम्मत है, ओवर ब्रिज का काम है, और बाकी काम करेंगे, खुलकर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और उन्होंने अपनी बात जो कही है उसमें वो भी प्रयास करेंगी, हम लोग भी लगेंगे। मोटी बात यह है कि विकास का नियत ईमानदार होना चाहिए। चुनाव से पहले मणिपुर में जहां पर इतना अलगाववाद था वहां जिताया, और गोवा में जिताया। तो उनके कहने से कुछ नहीं होगा, जनता तय करती है। और लोकशाही का एक और कर्तव्य है कि आप अपनी पार्टी पर भी तो खड़े रहिए। अब वो ने पार्टी क्यों छोड़ी, इस पर बहुत चर्चा हो, छोड़िए, समझे आप? हाँ, इसके साथ एक और सवाल है। मंत्री पद का जो होता है ना, आकर्षण बहुत बड़ा होता है। जीएसटी पर आप देखिए, आज भारत में जीएसटी कलेक्शन 1,42,000 करोड़ हुआ है। आज बीच बीच में जैसे कारण भ्रष्टाचार होता था, सब कुछ डिजिटल है, लोग काफी आगे बढ़ रहे हैं। नोटबंदी से भी बहुत देश के टैक्स कलेक्शन काफी आगे बढ़ा है। तो इसलिए अब इसकी बात को हम क्या कहें, वो जस्टिफाई। लेकिन पटना 10 साल सांसद, बीजेपी एक बार हारे कांग्रेस से, हम आसनसोल क्यों आ गए भाई, और आसनसोल में कब तक रहेंगे, ये सवाल तो है ना। তৃণমূল প্রার্থীর সমর্থনে মহা মিছিল লাউদোহার মাধাইপুরে। আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটা দিন, তারপরে আসানসোল লোকসভা উপনির্বাচন। সেই উপনির্বাচনকে ঘিরে রাজনৈতিক দলগুলির প্রচার তুঙ্গে। শনিবার সন্ধ্যায় দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের মাধাইপুর গোকলা এলাকায় তৃণমূল প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনে মহা মিছিলের আয়োজন করা হয় গোকলা অঞ্চল তৃণমূলের তরফে।
এদিনের মহা মিছিলে ব্লক সভাপতি সুজিত মুখার্জি, অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ ও তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতৃবৃন্দ পা মেলান। মিছিলটি শুরু হয় শনিবার সন্ধ্যায় মাধাইপুর কলিয়ারির তৃণমূল কার্যালয় থেকে এবং শেষ হয় মাদারবনি কলিয়ারির কাছে গিয়ে। দীর্ঘ 5 কিলোমিটার পথ হেঁটে শত্রুঘ্ন সিনহার সমর্থনের মিছিলে পা মেলান প্রায় 1000 শতাধিক পুরুষ ও মহিলা। এদিনের এই মিছিল থেকে ব্লক সভাপতি সুজিত মুখার্জি, গোখলা অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ প্রমুখ জানান, গত বিধানসভায় গোখলা অঞ্চলে তৃণমূলের ভোট একটু কম ছিল, তবে আজকের মিছিল প্রমাণ করে দিলেও এবারের ভোটে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তৃণমূলকে বিপুল ভোটে জয়লাভ করাবে। দাদা আজকের এই যে এত বড় মিছিল কি মনে হচ্ছে? আজকের মহা মিছিল গোখলা অঞ্চলের মহা মিছিল হয়েছে। আজ থেকে প্রমাণ হচ্ছে আজকে গোখলা অঞ্চলে কোনো বিরোধী দল থাকবে না, একটাই দল, তার নাম তৃণমূল কংগ্রেস, তার নেত্রী মমতা ব্যানার্জি। এবং আগামীকালকে ভোটের পর 16 তারিখে এই এলাকা থেকে আমরা 10,000 ভোটে জিতে প্রমাণ করবো এই এলাকার দল আছে তৃণমূল। গত বিধানসভা ভোটে গোখলা থেকে লিড কম ছিল, এবারে এত লোক দেখা যাচ্ছে, কি মনে হয়? গত বিধানসভা নির্বাচনে আমাদের লিড আমরা হেরে গেছিলাম এই অঞ্চলটায়, কিন্তু এইবারের যা মানুষের ছাড়া, মানুষের যে মূল্য, তৃণমূল কংগ্রেসের যা জোয়ার গোখলা অঞ্চলে, এখানকার যারা প্রার্থী, বিজেপি প্রার্থী জমানো বাজার হবে। খেলা হবে? খেলা তো হবে, হরিজেরাম খেলা।